ब्रिटिश हाई कमिश्नर से इस केस में भी बात हुई, मनी लॉन्ड्रिंग में भी बात हुई। एक तरफा तावन नहीं हो सकता कि हम तो तावन करें किसी आपके मतलूब शख्स को आपके हवाले करने में, मगर हमारे मतलूब शख्स को फिर आप हवाले न करें। ये मैं बड़ा क्लियरली कर उनको कह दिया। केएमसी के अंदर सारे टेरेस भर्ती किए, फिर आपके सामने आ गया, फिर लेके जाएंगे, फिर आ जाऊंगा। MQM शुड कम क्लीन। ये नहीं है कि उनके एक लीडर तो कह रहे हैं कि हम वेलकम करते हैं, दूसरे शकू को शबात पैदा कर रहे हैं। ये JIT क्यों बनी? अस्सलाम वालेकुम। कराची ऑपरेशन, इससे क्या फ़ायदा हुआ? किस जमात के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई और क्या जराइम की शरह में कमी आई या नहीं आई? वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन दी गई उसकी रोशनी में और जो हुकूमत सिंध के दावे हैं उसको अगर सामने रखें तो वो कहते हैं बड़े जराइम की शरह में बहुत ज़्यादा कमी आई। शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि 16-17 रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर टारगेट किलिंग होती थी। अब बाज़ रोज़ ऐसे हैं जिसमें एक आध वाक़या पेश आता है और बाज़ दिन ऐसे भी गुजरते हैं जिसमें ये वाक़यात नहीं पेश आते। तो इसको अगर हम मुवाजना करें तो बहुत बड़ी चेंज नज़र आती है। इसी तरह अगवा बराए तावान, उसमें वो कहते हैं कि बड़ी कमी इसलिए आई है कि सज़ाओं का अमल शुरू हो गया और टारगेटेड जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके नतीजे में ये जराइम कम होना शुरू हो गए। एक शिकायत है MQM की ख़ास तौर पर कराची की सियासत में कि जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, मुतालबा इसका ख़ुद MQM ने किया था। ANP वाले भी कहते थे कि फ़ौजी ऑपरेशन किया जाए, सियासी लोगों की बस की बात नहीं है। वसीम अख्तर साहब ने कहा था कि ये इम्पोर्टेंट लोग नहीं कर सकते, ये आर्मी ही करेगी तो होगा। तो उस ऑपरेशन में वो अब शिकायत MQM ये करती है कि उसका बाकियों को तो पूछते नहीं, सिर्फ MQM को आपने निशाना बना लिया। तो एक डेटा जो ऑफिशियली कंपाइल किया गया, ये रिपोर्ट भी इंटीरियर की है, दाखिला की रिपोर्ट है जो तैयार की गई 5 सितंबर 2013 से लेकर टिल टू डेट। ये ताज़ा तरीन नंबर हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तालिबान के ख़िलाफ़ टोटल उनकी जो कार्रवाइयाँ की गई 730 ऑपरेशन किए गए। 18 उनके ऐसे सेल्स थे जिसमें वज़ीरिस्तान से, मुहम्मद एजेंसी से, खैबर से लोग यहाँ डेरे जमा के स्लीपर सेल्स बना के बैठे हुए थे, वो डिस्ट्रॉय किए गए 730। लियारी पीपल्स अमन कमेटी, जिसमें ये सारे उज़ैर बलोच और बाबा लाडला और दूसरे तीसरे और ज़िक्री वगैरह आ गए, 686 ऑपरेशन इनके ख़िलाफ़ हुए। MQM के ख़िलाफ़ अभी तक 641 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन यही रिपोर्ट कहती है कि ये MQM के ख़िलाफ़ अभी मज़ीद ऑपरेशन इसलिए होने का ज़्यादा इम्कान है। MQM यहाँ की बहुत बड़ी जमात है, ज़्यादा नुमाइंदगी इसी के पास है, शायद 51 के 52 MPAs इनके पास हैं। पूरा अर्बन जो सिंध है उसकी नुमाइंदगी इनके पास है, लार्जली, पूरे की तो नहीं, लार्जली इनके पास है। तो हो सकता है कि जब कार्रवाइयाँ हों तो बड़ी तादाद में लोग भी इन्हीं की जमात से निकल आए। टारगेटेड किलर, जहाँ टारगेट किलिंग का मैंने जिक्र किया 16-17 रोज़ाना हो रही थी, तो टारगेट किलर जो गिरफ़्तार हुए तालिबान के थे 1230 पीपल अमन कमेटी के 659 और MQM के 930। एक यहाँ पे रिपोर्ट ऐड ये करती है कि पहले सज़ाओं का अमल ना होने के बराबर था, जिसलिए कभी शहर में अमन आया ही नहीं। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा है कि गिरफ़्तार किया गया मुल्ला को, ये शबीर मुल्ला को, जो खुर्शीद बेगम हॉल से गिरफ़्तार हुए थे, उनको आज गवाह ने शनाख्त भी कर लिया। फैसल मोटा का केस बताया गया और दीगर बताए गए केस। मुअज़्ज़म अली का केस जो डॉक्टर इमरान फ़ारूक के मर्डर से मुंसलिक है, उसकी भी आती है कि इतना बड़ा केस था जिस पे ख़ुद इंटीरियर मिनिस्टर ने आज क्रेडिट दिया कि हम उसे 2010 से फॉलो कर रहे थे, उसको हमने गिरफ़्तार किया। बैंड आउटफिट्स के ख़िलाफ़ 209 कार्रवाइयाँ हुई और 407 उनके जो टारगेट किलर्स थे उनको गिरफ़्तार किया गया। भत्ताखोरी बड़े पैमाने के ऊपर जो लोग मुलव्वस थे उसमें 255 लोगों को गिरफ्तार किया गया और किडनैपिंग फॉर रैंसम 56 लोग। इस तमाम कार्रवाई में जो दहशतगर्द मारे गए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मुकाबले में वो है 318 और रेंजर्स की 23 शहादतें हैं और 72 लोग ज़ख्मी हुए हैं। और इसी अरसे में सिंध पुलिस के 225 जवान और अफसरान जो है उन्होंने शहादत पाई। ये मजमूई डाटा है जो आज के प्रोग्राम के लिए मैंने कलेक्ट किया, हमारे ऑफिस ने, प्रोड्यूसर्स ने और रिपोर्टर्स ने कंपाइल किया उन रिपोर्ट से जो वजारत दाखिला सिंध होम डिपार्टमेंट ने तैयार की। ये उसके नंबर्स हैं जो हमने कलेक्ट किए। तो आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा जो अभी स्क्रीन के ऊपर आपके एक लेटर आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से, जिसके लिए उनको बेल दी गई 9 तारीख तक, 9 जुलाई तक,
उसके मुतल्लिक दावा ये है कि जो तकरीबन £500,000 उनके घर से और उनके MQM के लंदन सेक्रेटेरिएट से मिला था, उसको अभी तक जस्टिफाई नहीं किया जा सका लंदन पुलिस के सामने कि ये पैसा कहाँ से आया था, टैक्स पेड था या नहीं था। तो उसके मुतल्लिक MQM ने कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से ख़त लेके दिए थे कि ये पैसा उन्होंने अपनी मर्ज़ी से एट देयर ओन फ्री विल डोनेट किया था एज़ पार्टी फ़ंड। तो बताया ये गया कि कुछ ऐसे खतूत MQM की जानिब से गए थे कि आप ये सर्टिफिकेट्स दें, और बहुत से लोगों ने वो ख़त दिए, बहुत से लोगों ने ख़त नहीं दिए, और कुछ लोगों की जो टैक्सेबल इनकम थी वो इस काबिल नहीं थी। ये ख़त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये उन्हीं में से एक ख़त का एक हिस्सा है। पूरा लिखा किसने और किसके नाम पे था, सिर्फ उसको हम हज़फ कर रहे हैं आइडेंटिटी को हाइड करने की खातिर। तो ये मजमूई टॉपिक है। NA 246 में क्या होगा, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन, ऐसा जब किसी जमात के ऊपर आन पड़ता है और ऐसी उसकी हालत हो, तो हमने लीग के मामले में अगर आपको बताऊं, मार्शल्लाओं के दौर में, अभी ताज़ा तरीन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, तो नून लीग से PMLN से PML काफ मार्ज़ वजूद में आ गई थी। 19 रह गए थे नून लीग के, और काफ लीग जो थी वो हुक्मरान जमात बन गई थी। MQM अभी तक अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन किए हुए, ये इस जमात की खूबी कही है या जो भी कही है, ये इसकी काबिलियत है कि 92 से लेकर अभी तक ये जमात कायम भी है, ऑपरेशन भी बार बार हो रहे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीक, कराची स्टूडियो में, मैं इस्लामाबाद से रोज़ प्रोग्राम करता हूँ तो इसलिए आज भी बोलते हुए इस्लामाबाद स्टूडियो कर रहा हूँ। आज मैं कराची में हूँ और कराची में ही हमारे साथ बड़े मोहतरम शख्सियत हैं। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। इसके अलावा आरिफ अलवी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे, उनका भी शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब, ये बहुत सारा डेटा है, पहले इस ख़त से स्टार्ट कर लें। ये ख़त आपकी जमात से गया मुख्तलिफ़ कारोबारी शख्सियात को, मैंने कॉपीज़ देखी हैं, सबका नाम नहीं लूँगा। उसमें आप कह रहे हैं कि हम एक लिबरल जमात हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और लॉ इन्फोर्समेंट के अदारों ने कुछ ऐसा तासुर कायम कर दिया कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती फ़ंड्स ले रहे हैं, लेकिन आप सर्टिफाई करिए कि आप एट देयर ओन फिल ये फ़ंड्स पार्टी को पैसे दे रहे हैं। देखिए नदीम भाई, डे 1 से जब से MQM वजूद में आई है, बल्कि MQM से भी पहले जब खिदमत खल्क फाउंडेशन अल्ताफ़ भाई ने फॉर्म की थी, तो ये सारा जो सिलसिला था ये चैरिटी बेस्ड, और उसके बाद जब सियासी जमात बनी तो चंदा लोगों से लेके ये जमात चलाई गई, आज तक चलाई जाती है। सालाना कितना चंदा आता है जमात को? एग्जैक्टली मेरे पास वो फिगर्स नहीं है, अगर मुझे आप पता होता, आप इस पे बात करोगे तो मैं सारे फिगर्स ले आता। मोटा मोटा ठीक है, कोई हिसाब? देखिए, मुख्तलिफ मदें हैं। हर सियासी जो हमारा पार्टी का कारकुन है, वो अगर अफोर्ड कर सकता है तो वो अपनी सैलरी का 1% फंड में देता है। 1% ऑफ हिज सैलरी वो डोनेट करता है, और जो कारोबारी अगर वो करना चाहे तो। और कारोबारी शख्सियत बहुत सारी हैं पूरे मुल्क में जो हमें फंडिंग करती हैं, हमें डोनेशन देती हैं। मुल्क में ये हिसाब है, मुल्क से बाहर कनाडा, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में आपका ऑर्गेनाइज तंजीम है, और कनाडा में भी ऑर्गेनाइज, कनाडा में हर जगह है ऑर्गेनाइज तंजीम। क्योंकि मैंने ये जो रिपोर्ट पढ़ी है उसमें मेंशन किया हुआ है। ये दुरुस्त है कि आपकी तंजीम है? दुरुस्त है, हर जगह ऑर्गेनाइज तंजीम है हमारी। साउथ अफ्रीका में भी है और कनाडा हर जगह है, हर जगह। वहाँ से पार्टी फंड्स आपको पार्टी फंड बिल्कुल आता है। जो लड़के, जो लोग जो बिजनेस छोटे मोटे करते हैं, वो अपने कमाई में से, अपने सैलरी में से डायरेक्ट लंदन ऑफिस पैसे भेजते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि ये जो कराची के कारोबारी लोग हैं वो MQM को खुद से 25-30 करोड़ रुपया या इससे भी ज़्यादा रकम हर साल पार्टी फंड्स में डोनेट कर रहे हैं? देखिए, अगर आप इकट्ठा करेंगे तो इतना तो नहीं, इससे थोड़ा सा कम बिल्कुल बनता है, अगर सारे जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। और एक चीज़ बताऊं नदीम भाई, लेकिन ये काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट है, 25-30 करोड़। बिल्कुल मानता हूं मैं इसको। एक चीज़ बताऊं मैं आपको, ये आपकी जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है ना, उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, ये सिर्फ MQM नहीं है, ये जितनी बिजनेस कम्युनिटी है, ये पीपल्स पार्टी को भी फंडिंग करती है, ये जमात इस्लामी को भी फंडिंग करती है, ये ANP को भी फंडिंग करती है, ये GS सिंध को भी फंडिंग करती है, ये मुर्तज़ा भुट्टो की जो पार्टी है, गनवा भुट्टो साहिबा की, उसको भी फंडिंग करती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ MQM, ये हर एक को फंडिंग करते हैं। इसी रिपोर्ट का एक पैरा है, मैं आप ही की बात से आगे चलाता हूँ। वो कहते हैं कि पहले इसी पाई में से एक प्लेयर था, अब इसी पाई में से 3-4 प्लेयर हैं, और उस 3-4 प्लेयर्स में जिनका आपने तज़किरा किया उनका लिखा हुआ है कि 20% इसके हिस्से आ रहा है, तो 20% पीपल्स पार्टी के हिस्से जा रहा है,
कोई 20% तालिबान वसूल करके ले जा रहे हैं, उन्होंने लिखा हुआ है इस रिपोर्ट के कराची शहर में ऐसा तो है। ये बहुत सीरियस इशू है, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस। देखें, दिस हैज नथिंग टू डू विद एमक्यूएम। अगर आप एक पार्टी को फंड्स डोनेट कर रहे हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट। मेरा अगर एक आप सवाल, तालिबान वो पैसा लेके जा रहे हैं तो दैट इज वेरी जा रहे हैं। ये सिर्फ कराची नहीं है, तालिबान तो पूरे मुल्क से ले रहा है। वो तो टेररिज्म के लिए फंडिंग यूज होती है ना, टेरर फाइनेंस है। एग्जैक्टली। देखिए मैं आपको एक चीज अच्छा, बताऊं। मैं आपकी इजाज़त से अगर मुझे मौका दे दें, मैं आरिफ अलवी साहब की जानब से भी जाने से पहले प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं नबील गबोल साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, तो ये जो पैसा लियारी वाली तंजीमों को गया उसके हवाले से भी इनसे पूछ लूँ। गबोल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम नबील, कैसे हैं? गबोल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियो आते हैं आप तो और भी खुशी होती है। आज हम आपके इलाके में आए हुए हैं, ये फरमाइएगा कि लियारी गैंग वॉर्स, जी मैं एमक्यूएम से बराह रास्त सवाल किया है कि आपको बिजनेसमैन 25-30 करोड़ रुपया साल का देते हैं। लियारी गैंग वॉर्स के ऊपर भी यही इल्ज़ाम है कि वो बंदूक के जोर पे उन्होंने एक्सटॉर्शन की। जी बिल्कुल सही है नदीम साहब, ये तो लियारी गैंग वॉर उज़ैर की जो लियारी अमन कमेटी थी उसके तो बहुत मैं समझता हूँ सिर्फ एक जगह से नहीं, काफ़ी जगहों से जो है बता उसका डेली का कलेक्शन होता था। बल्कि मजे की बात बताऊं, कितना? करोड़ों में कितने करोड़? 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़? मंथली अगर आप पूछ रहे हैं तो बिल्कुल 20 से 25 करोड़ रुपया तो मिनिमम उनको मिलता है। 20 से 25 करोड़ पर मंथ, यही सवाल मैंने इनसे पूछा था क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जो मेरे ख्याल में साल की बात कर रहे थे, एक शहर का अमन हिला देने के लिए बहुत काफ़ी है सर। जी तो यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना कि ये हुकूमत में होते हुए जो हुक्मरान थे ये सब कुछ देख रहे थे। अब जो है जिसकी भी मेहरबानी है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट की मेहरबानी है, चाहे आर्मी चीफ की मेहरबानी है, जिसने इनिशिएटिव लिए ये ऑपरेशन शुरू किया है, तो अब ये बता सिस्टम जो है खत्म हो गया है। टारगेट किलर्स पकड़े गए हैं, लोग जेलों में जा रहे हैं। अब भत्ता वसूली नहीं हो रही नबील गबोल साहब, भत्ता शहर में वसूल नहीं किया जाता। मैं समझता अब 10% पर आ गया है। 10%। अच्छा यार रुकिए, पहले मैं इसकी तस्दीक चाहूंगा। वसीम साहब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आप तस्दीक करते हैं कि भत्ता वसूली में कमी आई है? पूरे अगर हम सिंध की बात कर लेते हैं, पूरे सिंध में अभी भी किडनैपिंग फॉर रैंसम है, उसके बाद भत्ता है, कराची में भी भत्ता है। ऐसे कमी आई है कराची में या नहीं आई? कमी आई होगी। कितनी? मुझे अभी वही मैंने बताया कि अगर मुझे पता होता तो मैं वो सारे फिगर्स ले आता, मगर थोड़ी बहुत कमी आई है क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी उन इलाकों में है जो इलाके नज़दीक हैं ये अमन कमेटी के हवाले से, वो लोग आज भी उनको पैसे देते हैं, ऐसी बात नहीं। अमन कमेटी वाले अभी भी बंदूक के जोर पे पैसे ले रहे हैं? बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल। अब तो उनका इतना वो नाम बैठ गया है कि बंदूक की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉल ही काफी होती है। तालिबान किन इलाकों से बंदूक के जोर से अभी भी लूट मार कर रहे हैं? तालिबान तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से केपीके कराची का प्रोग्राम है, कराची का नाम, कराची में ऐसी जगह हैं, कौन सी? सोराबगोट है, कटीपाड़ी का इलाका है, जहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वहां से ये पैसे लेते हैं। सारी जगह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सब इंफॉर्मेशन है, जहां जहां इनके पॉकेट्स हैं वहां मंगोपीर, वहां इंडस्ट्रीज हैं, वहां से लिए जाते हैं पैसे। बिल्कुल। गबोल साहब, तालिबान का कितनी शिद्दत है कराची शहर के अंदर? देखिए जी, तालिबान जो है, वसीम सही कह रहा है, तालिबान इन इलाकों में नजर आ रही है और तालिबान बड़ी रूथलेस तरीके से जो है अपनी कार्रवाई करती है और वो एक ही दफा भत्ता मांगती है, दूसरी दफा मैं समझता हूँ भत्ता फिर नहीं मांगती और बंदा ही गायब हो जाता है। बंदा ही गायब। तो बिल्कुल ये जब तो ये ऑपरेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, मैं उनमें से शामिल हूँ जो ये वसीम साहब से ऑन एयर भी ऑफ एयर भी इनको कहता हूँ कि आपकी जमात के अंदर जो ऐसे लोग हैं निकाल दें, मेरे पास बैठे हुए। तो ये जो तालिबान है ये तो किसी खाते में भी नहीं है, तो सियासी जमात है ना, इनको कहते हैं कि अंदर से कोई अस्करियत पसंद है तो उसको निकाल दो, वो तो है ही अस्करियत पसंद नहीं। लेकिन तो उसके खिलाफ ऑपरेशन मैं क्यों आपको नहीं है? ये बताऊं कि देखिए तालिबान जो है ना, ये पहले तो ये वाजे हो कि ये ऑपरेशन किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है, ये ऑपरेशन क्रिमिनल्स के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी जमात में तो हो। फिर तालिबान के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? तालिबान के खिलाफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं नजर क्यों नहीं आ रहा है नबील गबोल साहब? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं समझता हूँ कि तालिबान जिस इलाके में बैठे थे, जो खुसूसन मैं आपको बताऊँ, तालिबान जो है ना 2-3 पॉकेट्स हैं कराची के, वहाँ बैठते हैं। एक तो आपका मंगापीर का इलाका है, एक सोराबगोट का इलाका है और कुछ सुना है अभी कि जी उन्होंने बड़े बड़े घर बंगले खरीद लिए हैं गुलशन इकबाल में और डिफेंस के इलाके में। लेकिन ये एरियाज जो हैं यहाँ पर रेंजर्स के साथ साथ पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। अब एसएसपी मलिर ने
अब तक जो है वहां पर सोराब गोड में और ये आपका जो दूसरा इलाका है गडाब का इलाका, यहाँ पर कुछ तकरीबन 25 के करीब जो है तालिबान के कमांडर्स और उनके लोगों को जो है हलाक किया एनकाउंटर में। तो कार्रवाइयां तो हो रही हैं, लेकिन आपकी बात सही है, उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से दूसरे इलाकों में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि रेंजर्स को भी अब तवज्जो इस तरफ भी देना चाहिए। अच्छा, आप मैं एक मेरा जवाब एक रह जाता है। आपने इंट्रोडक्शन में एक फिगर्स दिए थे, कराची से पर्टेन करते हैं वो, और खासतौर पर मेरी जमात से एमकेएम के 930 अफराद टारगेट किलर उन्होंने कहा हमने गिरफ्तार किए। मैं तरदीद करता हूं इस बात की, मतलब डिनाई करता हूं इसको। अच्छा। क्योंकि हमारी अपनी भी एक वो है आप कहते हैं ये गिरफ्तार हुए नहीं या इससे ज्यादा हुए? 2 साल में 585 जो एमकेएम के कारकुनान जो हैं वो और सपोर्टर्स शहीद किए जा चुके हैं। अच्छा। 36 हमारे एक्स्ट्रा जुडिशली किल्ड, अच्छा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है हमारे। मिसिंग पर्संस हमारे अलग हैं। अच्छा, ये डेटा जो है एमकेएम का फिगर है। ऑल राइट, ये मैंने जो 930 एमकेएम के अफराद बताए, ये वो हैं जिनको गिरफ्तार करके केसेस उनके आगे प्रोसिक्यूशन की तरफ, अदालतों की तरफ भेजे गए। बिल्कुल सही होगा। ये वो 930 का नंबर है। इनका रिकॉर्ड होगा, मगर मेरा रोना आप कहते हैं कि 585 लोगों को मार दिया गया। मेरे किसी साथी का कातिल नहीं पकड़ा गया, किसी की जीआईटी मैंने नहीं देखी आज तक। ये जो ऑफिशियल नंबर यहाँ पर है वहाँ 318 इन्होंने दिया हुआ टोटल। जी, मेरा 585 कह रहे हैं। 36 एक्स्ट्राजुडिशियल किल्ड एंड मिसिंग अलग हैं हमारे, तो अबाउट 20-22 से ज्यादा मिसिंग है। तो मैं किसके आगे रोना रहूं? ये फिगर तो गवर्नमेंट ने दे दिया आपको। जो मेरे हलाक हुए हैं मैं किसके पास जाऊं? पिटिशंस कोर्ट में लगी हुई हैं हमारी सारी, ठीक है। जो अगवा होता है, मारा जाता है या अरेस्ट होता है, हमारी पिटिशन कोर्ट में लग जाती है। हाँ, ये 585 जो है आपने लिस्ट कंपाइल की हुई है? बिल्कुल की हुई है। होम डिपार्टमेंट को भी दी हुई है? जितनी हमारी मीटिंग्स होती हैं सबको दी जाती है। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूँ। प्रोड्यूसर साहब कोशिश करिए हमें शर्जील मिलें तो हम उनसे पूछें, क्योंकि ये अगर इनके पास कंपाइल्ड लिस्ट है और कोर्ट में केस है तो फिर ये एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड इनके पास अरेंज डाटा मौजूद है जिसका रिस्पांस करना चाहिए सिंध हुकूमत को। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से दोबारा जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कराची ऑपरेशन के ऊपर बात हो रही है, जहां लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का और सिंध हुकूमत का दावा यह है, और वफाकी हुकूमत भी यही क्लेम करती है कि जराइम की शरह में बड़े पैमाने पर कमी आ चुकी है, जबकि एमकेएम ये शिकायत करती है कि ऑपरेशन का अल्टीमेट निशाना जो है वो एमकेएम बन चुकी है। ये कुछ अदादो शुमार हैं जो हमने आपके सामने रखे। लंदन में जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के केसेस हैं उसके हवाले से भी एक ख़त है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये एमकेएम की जानिब से लिखा गया मुख्तलिफ़ कारोबारी हजरात को कि सर्टिफाई करिए कि हमारी जमात को निशाना बनाया जा रहा है, ये फ़ंड्स आपने विलिंगली डोनेट किए। ये वो ख़त की कॉपी जो है स्क्रीन के ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा NA 246 उसके ऊपर क्या होगा, जहाँ रेंजर्स को ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं और रेंजर्स कह रहे हैं कि वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम भी इंस्टॉल करिए, CCTV भी लगाइए और हमें इख्तियार भी दीजिए कि वहाँ पर साफ़ शफाफ सिस्टम जो है, अगर इलेक्शन कमीशन ने हमसे करवाना है तो पूरे तरीके से साफ़ शफाफ होगा, किसी को बेईमानी नहीं करने देंगे। ये वो दावे हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात कर रहे हैं। वसीम साहब, ब्रेक जहाँ हमने ली आपका था कि 585 आपके लोग जो हैं उनको मार दिया गया, 36 लोगों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। हमारे कोई 22 के करीब मिसिंग हैं। उसके बाद हमारे इसमें कराची से 3 MPAs हैं जिनको तालिबान ने एक्सेप्ट किया है कि हमने मारा है। तालिबान ने मारा? जनाब, ये मीडिया की खबर बता रहा हूं मैं आपको। तालिबान ने एक्सेप्ट किया है कि ये हमने कार्रवाई की है। ये किस सन की बात है? ये मेरे ख्याल में कोई अबाउट हुआ होगा, कोई अबाउट 1 year बैक, 1 साल हो गया। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन? स्टार्ट में एग्जैक्टली बिगनिंग में, जब सितंबर 2013 में देखिए, ये जो फिगर दे रहा हूँ ये 2 साल की फिगर है। 2 साल के फिगर है, ठीक है ना। तो शर्जील मेमन साहब हमारे साथ हैं। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कल हमने आपसे वो नंबर्स की बात की थी, तो हमने नंबर्स आज कंपाइल करके स्क्रीन पे डाले हैं। अब आपकी ज़बानी सुनना चाहूँगा कि आप क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो मेरे पास डेटा है ये ज़ाहिर करता है कि तालिबान के ख़िलाफ़ 730, लियारी 686 और MKM 641 ये ऑपरेशन कैरी आउट किए गए हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपके नंबर से। इस वक्त एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मैंने नंबर मुख्तलिफ लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग्स में देखे हैं वो इसको टैली नहीं करते। मेरे ख्याल से कि
तहरीक तालिबान और जितनी कलदम तंजीमें हैं उनके नंबर सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद फिर लियारी का नंबर उसके बाद है, और फिर मुख्तलिफ पार्टीज का जहाँ तस्करा है उसमें बिल्कुल जो आपके पास उसमें कुछ फिगर्स हैं। यही तरतीब है शर्जील साहब, यही तरतीब है जो आप बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा तालिबान के खिलाफ हैं 730, कालदम तंजीमें साथ मिला लें तो 209 उनके हैं, फिर मिला के ये 939 हो जाएंगे। एग्जैक्टली फिर ठीक कह रहे हैं आप। मैंने उनको लहदा लिखा हुआ है जी। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो मैंने सारी चीजें जो स्टडी की हुई हैं वो मेरे हिसाब से थोड़ी डिफरेंट थी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के भी इसमें लोग शामिल हैं, लेकिन अभी ये बात मैं फिर दोबारा वाज़ेह कर दूं, मैं कहता भी आया हूं कि ये ऑपरेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कतन नहीं है। अच्छा, अभी वसीम अख्तर साहब बड़े मोहतरम है हमारे, उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का भी तस्करा किया। ये भी मैं कैटेगोरिकली इसको डिनाई करता हूं कि कोई भी किसी भी शख्स को पकड़ के कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं की गई है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से, ना ही पुलिस की जानिब से, पुलिस की जानिब से। अच्छा, एक और चीज़ जो सामने आई है उसके ऊपर भी आपसे मैं वजाहत चाहता हूँ। भत्ताखोरी के हवाले से एक रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी है जिसमें लिखा गया कि MQM के भी लोग वसूल करते हैं भत्ता, उसमें पीपल्स अमन कमेटी के लोग भी वसूल करते हैं, उसमें ये जो आपके तालिबान के ग्रुप्स हैं और कालादम तंजीमें हैं ये भी भत्ता वसूल करती हैं। सारों की उन्होंने कैटेगराइज किया। वसीम साहब ने उसकी पूरी तफसील भी हमारे सामने रखी है। उसमें कमी आई है, उसमें आपने हिट किया। मैंने एक लेटर था वो MQM का दिखा दिया, बाकियों का लेटर होता तो वो भी दिखा देता। वो आप बताइए कि उसमें कमी आई है। बिल्कुल नजीब साहब, मैं समझता हूँ कि कोई 70 to 80% भत्ता कराची में कम हुआ है। 70 to 80% कम हो गया जी, मैं इसको बिल्कुल कहता हूँ कि 70 to 80% कराची में भत्ता इस वक्त कम हुआ है, और उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन थी और उसमें कलदम तंजीमें भी थी। बिल्कुल, आपने अमन कमेटी का नाम लिया, उनसे भी बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से भी कंप्लेंट आ रही थी। उज़ैर बलोच को पाकिस्तान क्यों नहीं लाया जा रहा? मुझे पता चला आपकी जमात रुकावट है सबसे बड़ी। देखिए, अगर कहीं पे कोई एक शख्स कोई एक गवर्नमेंट का स्टेप ऐसा कोट कर दे कि पीपुल्स पार्टी या सिंध हुकूमत कहीं पे रुकावट है, तो मैं सारा नजला उठाने के लिए तैयार हूँ। इस तरह की कोई बात नहीं है। सिंध हुकूमत की तरफ से पुलिस और रेंजर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, वहाँ पे कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और कोशिश है, और इंशाल्लाह ताला हमारी ये हुकूमत उसको वापस ले आएगी। अच्छा, एक कल सवाल अधूरा रह गया था, उस वक्त प्रोग्राम ख़त्म हो गया, उसका भी जवाब ले लूँ फिर मैं बाकी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। ये जो हथियार बरामद हुए थे जब वहाँ पर रेड की गई MQM के मरकज़ के ऊपर, खुर्शीद बेगम हाउल से जो मिले 124 हथियार थे, 53 वो कहते हैं कि ऐसे हैं जो इलीगल वेपन्स हैं। उसके ऊपर क्या नोयत है अभी केसेस की, मुकदमात की? देखिए जी, वो रेंजर्स ने रेड किया था और रेंजर्स के पास सारी डिटेल्स होंगी, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है कि जो वेपन्स वहाँ से पकड़े गए थे उनमें से उस वक्त तक जहाँ मतलब शुरू में मेरी इन्फॉर्मेशन थी लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं हुए थे, लेकिन कल मैंने रेंजर्स की एक प्रेस रिलीज पढ़ी थी कि कुछ के लाइसेंस मिले थे और कुछ के लाइसेंस अभी उनके पास नहीं, जो फिगर्स आप कोट कर रहे हैं। उससे पहले कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी मैंने सवाल किया था, क्योंकि उससे पहले ही मैंने किसी शो में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ये सुना था कि ये वेपन्स हमारे MPs MNAs के नाम पर लाइसेंस याफ्ता है। तो उसमें मैं थोड़ी सी इसकी तस्दीक कर दूं कि अगर आम लाइसेंस मेरे पास भी हैं, बाकी लोगों के पास भी होंगे, तो उसका एक लॉ ये है कि वो चीजें मुझे या आपने अपनी पोजीशन में रखनी है, वो किसी और जगह पे आप अलाउड नहीं है कि अगर आपके नाम पर वेपन हो वो मेरे घर पे पड़ा हो, मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन लॉ। इसी तरीके से जिनके नाम पर भी वेपन्स थे तो बेहतर थे कि वो उनके अपने घर पे होते या उनके खुर्शीद बेगम हॉल से जो मिला है असला और उसके लाइसेंस 107 सबमिट किए हैं अभी तक MQM ने, वो इनके MNAs और सेनेटर्स और MPs के नाम पे लाग। वसीम साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? फिर मैं इस पे देखें, जो रिकॉर्ड पे चीजें हैं 124 का फिगर आ रहा था, लाइसेंस की बात करता हूँ, 107 हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, उसमें से 36 मैच नहीं कर, बाकी वो भी मैच कर जाएंगे, कागज कुछ इधर उधर होंगे। 36 लाइसेंस और है, वेपन्स और हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, हम राब्ते में हैं, हमारी लीगल जो कमेटी है वो उनके राब्ते में है, वो बिल्कुल जो पेपर मिसिंग है वो भी उनको पहुंच जाएंगे, ऐसा कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला नहीं है उसके अंदर। मैं एक चीज़ वो करूंगा पॉइंट आउट, आपने अभी अपनी बातों में कहा कि MQM भत्ते के हवाले से कलदम तंजीमें हैं और पीपल्स अमन कमेटी है, उसमें शायद MQM का भी जिक्र किया आपने, ऐसी बात नहीं है। जो रिपोर्ट है कि बिजनेसमैन से पैसा वसूल करने में चंदे से आपकी जमात का भी लिखा, चंदे से हमारी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलती है, भत्ते के हम डे 1 से अगेंस्ट हैं, बल्कि हमारे
नाम पे जहां भत्ता लिया जाता है, हम खुद कंप्लेंट जब आती है तो हम खुद वहां पहुंचते हैं जाके और उसको अरेस्ट। आरिफ अलवी साहब से भी पूछते हैं। आरिफ अलवी साहब, पहले तो एक कराची ऑपरेशन के ऊपर कमेंट कर दिया, आप थोड़ा सा लेट गुफ्तगू में शामिल हुए, लेकिन इसके बाद मैंने NA-246 का भी आपसे सवाल करना है। पहले तो ऑपरेशन बता दें, सही हो रहा है, गलत समत में जा रहा है, क्या हो रहा है कराची में? मेरा ख्याल ये है कि अभी शर्जील मेमन साहब जो चीज़ फरमा रहे थे कि कराची के अंदर भत्ता और किडनैपिंग्स और इन सब वाक़यात के अंदर तब्दीली आई है, तो मैं समझता हूँ कि ये ऑपरेशन के नतीजे में तब्दीली ज़रूर आई है। ये बहुत अरसा पहले होना चाहिए था। कराची में 20-25 साल से भत्ता खोर, बोरीबंद लाशों का किस्सा, टारगेट किलिंग का किस्सा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के 3 के नाम लिए, MQM पीपल्स पार्टी और ANP के, इनके मिलिटेंट विंग्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि इनको हैंडल करना चाहिए। तो जो चीज़ें कराची के अंदर बच्चा जानता था, तो आज जमात का नहीं लिया, जमात का नाम इन्होंने, इसलिए मैं आरिफ अलवी साहब जमात का भी नाम लीजिए, पूरी बात बताइए। जमात इस्लामी का अगर जिक्र था तो इन्होंने मेरी तस्दीक कर दी। अच्छा किया, मैं समझता हूँ आपके मुंह से हम ज़्यादा सुन के खुश हैं। जाहिर है क्योंकि तस्दीक हो गई, तो क्योंकि मुझे तो सबसे ज़्यादा जो नज़र आता है उसके अंदर जमात का भी अगर जिक्र है तो यकीनन होना चाहिए कि इनके मिलिटेंट विंग्स को अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए थी, और अगर किसी को एतराज़ था तो सुप्रीम कोर्ट में रिवाइज करता अपनी पिटीशन। अच्छा, जल्दी जो एक दो सवाल कर लें, आपकी इजाज़त से। NA-246 आप तीनों मोहतरम मेहमान हैं। वो कहा जाता है कि वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम भी रेंजर्स ने कहा इंस्टॉल करवाएं, वहाँ वो CCTV कैमरास भी लगाएं, और इसके अलावा वो जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने शायद ख़त लिखा है उनको और रेंजर्स ने उसका जवाबी ख़त लिखा है, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ कोई ठप्पा लगाने की कोशिश करेगा तो जो रेंजर्स का एहलकार अंदर तैनात किया जाएगा उसको इस इर्रेगुलरिटी से वो रोकेगा भी। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं 2013 के इलेक्शन के अंदर जब फ़खरुद्दीन इब्राहिम साहब से हम सब दरख्वास्त कर रहे थे कि फ़ौज अंदर हो, तो फ़ौज ने जब भी ये कहा था कि अगर आप कोई अथॉरिटी नहीं देंगे, सिर्फ तमाशबीनों की तरह फ़ौज को खड़ा करेंगे, तो दैट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द फ़ौज ऑल्सो। हम ये चाहते हैं कि रेंजर्स खड़े हों या फ़ौज खड़ी हो, क्योंकि इस वक्त जो NA-246 के हवाले से जो इलेक्शन एक्टिविटी है, ये पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। आप इसको सपोर्ट करते हैं कि रेंजर्स को ये इख्तियार दिया जाए कि अगर अंदर ठप्पा लगाया जाता है तो रेंजर्स उसको रोक दे? जाहिर है, मैं समझता हूं कि कानूनी तौर पर उनको अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसको भी करें, फौज को खड़ा करें मगर रोके। देखिए, फौज को खड़ा करें और मगर रोके। बहुत अच्छा है, लेकिन ये आप इख्तियार देने की बात कर रहे हैं, कानूनी नुक्ता है। वसीम अख्तर साहब। नदीम साहब, ऐसा है कि पिछले 2013 के इलेक्शन के बाद 4 इलेक्शन कराची में ऐसे हुए हैं जिसमें फौज अंदर भी थी और बाहर भी थी, और अल्लाह का शुक्र है MQM बाई इलेक्शन में थी, जनरल इलेक्शन में नहीं। मैं बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ 13 के बाद के, ठीक है। 22 इलेक्शन हुए हैं 13 के बाद, बाई इलेक्शन 22 हुए हैं। 22 इलेक्शन में से किसी भी इलेक्शन में ना बायोमेट्रिक्स हुई है, कहीं भी नहीं हुई। ये पहला 246 का इलेक्शन है जिसमें डिमांड की जा रही है। तो अच्छी बात नहीं, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, शफाफियत हो जाएगी, हो जाए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। मैं जो खदशात हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, जरूर रखिए। ठीक है। बायोमेट्रिक्स रिलायबल नहीं है इस वक्त हमारे मुल्क में, ठीक है। अभी बायोमेट्रिक्स नेशनल असेंबली में रखा गया था तो स्पीकर के अंगूठा जो था वो नहीं मैच कर रहा था, उनके अपने वोटों का भी मसला चल रहा है। वो सिस्टम है। तो ये इस सिस्टम, अगर सिस्टम सही है, बिल्कुल मशीनें सब एक्यूरेट हैं, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मगर इस किस्म की मशीनरी को लेके आप वहां बैठेंगे और फिर 246 जहां अल्लाह का शुक्र है कि हमारा वोट बैंक इतना स्ट्रांग है और इतना गढ़ है, इतना तेजी से वोट डलेगा कि उसमें डिले होगा। शर्जील साहब से इस पे जवाब पूछ रहे हैं जी, सिंध हुकूमत का मौका जानना बहुत जरूरी है। शर्जील साहब, आप क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक लगना चाहिए, CCTVs लगने चाहिए? नदीम साहब, मेरा जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जहां जहां भी इलेक्शन हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, हर जगह पर जितना ट्रांसपेरेंट हम कर सकें उतना इलेक्शन को बनाना चाहिए। और पीपुल्स पार्टी का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने तो हमेशा मुतालबा ये किया था, अगर आप पूरी पिछली उनकी हिस्ट्री देख लें, कि हमेशा हमें यही शिकायत थी कि धांधली के जरिए पीपुल्स पार्टी को हराया जाता है। और मुख्तलिफ इलेक्शन में इस तरह के सबूत आ चुके हैं। जब एक दफा पंजाब में भी सिर्फ शेर आ गया था और जिसमें पीपुल्स पार्टी को 17 सीटों पे महदूद कर दिया गया था, तो पूरे पाकिस्तान में बायोमेट्रिक को सपोर्ट करते हैं आप? बायोमेट्रिक लगाया जाए?
जी अगर मैं अपनी जाती राय बता रहा हूं तो ये मैं कह रहा हूं कि बायोमेट्रिक्स भी होना चाहिए। सिर्फ NA-246 की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा NA-246, कैमरास भी होने चाहिए, CCTV भी होना चाहिए। ये बात हुई ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, दुनिया सारी कर रही है। लोगों को पता चले, या अगर एक जगह पे तो मीडिया के कैमरास को भी अंदर अलाउ करें, मीडिया के कैमरास भी एक उसमें एक शिफ्ट है उसमें कि अगर वहाँ कहीं ठप्पे लगाए जा रहे हो, जो शिकायत आती है कि ठप्पा लगा के कर दिया जी, बैलेट स्टफिंग हुई है, वो कहते हैं कि रेंजर्स को अंदर लगाना है, तो फिर ये इख्तियार होगा कि जहाँ ठप्पा लगाया जा रहा होगा उसको वो रोके, उस प्रोसेस को, उस रेगुलेटरी को। आप सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को? देखें, बात सुने, चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, पुलिस का सिपाही हो या रेंजर्स का सिपाही हो, अगर जहां पर कोई धांधली कर रहा है, ठप्पा लगाना मीन्स क्या? अगर कोई अपने मर्जी से कहीं पे स्टैंप लगा रहा है तो किसी को एतराज नहीं होगा। अगर कोई जबरदस्ती किसी से वोट डलवा रहा है या जबरदस्ती कोई रिगिंग करने की कोशिश कर रहा है तो उसको कोई भी एक्सेप्टेबल। अलवी साहब, आप क्या कहते हैं? आप ये इख्तियार रेंजर्स को देने के खुश हैं कि वो जहां पर इरेगुलरिटी हो रोक दे उस प्रोसेस को, कि रुक जाओ भाई, ये ठप्पा नहीं मार सकते? अच्छा नहीं, अच्छा तो आप रेंजर्स को क्या तमाशा देखने के लिए अंदर भेजेंगे? ये तो आपको पता होगा ना, मुतालबा आपने किया, मुझे क्या पता आप अंदर क्यों भेज रहे हैं? तो हमने यही, भाई साहब, मुतालबा तो हमने इसीलिए किया है ना कि कहीं कोई धांधली हो तो उसको रोका जाए। यानी कोई तुक ही नहीं बनता कि सिर्फ तमाशा देखने के लिए अंदर चले जाओ और बाहर आकर रूदाद सुना देना कि ये तमाशा हुआ। यार ये रूदादें, हमने टेलीफोन पर इतने सारे वीडियोस दिए थे कराची की धांधली के, कम से कम 30 वीडियो तो मैंने दिए हैं और दोबारा आप जुडिशियल कमिशन में पेश करेंगे। मुझे दे ना NA-246 का, मैं अभी चलाता हूँ। मुझे NA-246 का दे, मैं अभी चलाता हूँ। NA-246 का वीडियो जहां पर नबील गबोल साहब को 1,45,000 वोट पड़े थे। तो देखो, अगर CCTV कैमरा लग जाएगा, पोलिंग स्टेशन के बाहर भी लग जाए, तो पता ये चलेगा कि कितने लोग अंदर गए और कितने वोट पड़े। एक बात बता दें, फिर मैं वसीम भाई से भी पूछता हूं नहीं है कि अगर वो रेंजर सिर्फ MQM के ठप्पों का बताए या PTI के ठप्पों का भी बताए? सबका बताए भाई, जहां धांधली होगी उसको रोके। वसीम अख्तर साहब, देखिए, ऐसा है कि ये तो जज्बाती बात लग रही है डॉक्टर साहब की काफ़ी। एक कमीशन भी है और एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी है, ठीक है, जो कि आइन के हवाले से, आइन के हिसाब से बना हुआ है। वैसे आपको बहुत इस मामले में मुश्किल में डाल गया। उन्होंने कहा मुझे खुद भी नहीं पता चला 1,40,000 वोट कहाँ से आ गया। वो तो वो बोल रहे हैं ना, अब उनकी सारी बातें सही नहीं हो सकती। तो इलेक्शन कमीशन के कोई इख्तियारात होते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है ना, उसके पास मजिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं, वो पकड़ता है या रोकता है। हाँ, फिर इलेक्शन कमीशन बंद कर दें, जुडिशियल कमीशन बन गया है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बंद कर दें, इलेक्शन कमीशन भी फौज को दे दें फिर, या रेंजर्स को दे दें। वैसे ट्रिब्यूनल ने 120 दिनों में फैसला किया था, 2 साल हो गए हैं, 2 सालों में फैसला नहीं किया। वो अलग बात है। देखिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बात मैं बाद में कर लूंगा, मगर अभी इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। अगर ये इख्तियारात उनसे लेके उनको देने हैं तो बिस्मिल्लाह। मैंने तो अभी 4 इलेक्शन भुगताए हैं फौज से। फौज क्यों लगाते हैं इलेक्शन में? ये तो इनसे पूछें जो डिमांड कर रहे हैं। आप नहीं करते? नहीं, अगर आ रही है फौज और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इलेक्शन, मैं भी उसके हक में हूं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। मैंने तो भुगताए हैं अभी 4 इलेक्शन फौज की निगरानी में और मैं जीता हूं। तो फिर लगने दे, चलने दे, मैं बायोमेट्रिक भी लगने दे, CCTV भी लगने दे, बस लाइव चीजें लगाएं, समर टीवी कट करके दिखाई, ये हल्का फलाना, ये पोलिंग स्टेशन फलाना, ये पोलिंग स्टेशन फलाना। ख्वाहिश पूरी कर लें इंशाल्लाह। 246 जो है वो मुतहदा किया, देखिए कैसा आइडिया। मैं आपके सारे पोलिंग स्टेशन यहाँ लाइव कट करके दिखाऊं, आप मुझे सहूलत दे दें। समर टीवी दिखाए आप। मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी, वसीम अख्तर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज नहीं, लगाएं CCTV, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि धांधली ना हो। जब हम सब चाहते हैं कि धांधली ना हो तो फिर रुकावट किस बात नहीं? लेकिन रेंजर्स के ऊपर है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं रेंजर्स के ऊपर। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात रेंजर्स का काम है, सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन का काम है। ये आप सारे सिस्टम को कैसे खराब कर रहे हैं, शर्जील समझ में नहीं आ रहा ना। अच्छा, मैं बताऊं कि ठप्पे कैसे लगते हैं, मैं बता रहा हूं ठप्पे कैसे लगते हैं। इनको पता है, इन्होंने लगाए। सिक्योरिटी जिस तरह से वहां पर फेल होती है, जिस तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर बंदूक के प्रेशर के अंदर सारे काम होते हैं, तो रेंजर्स जब वहां मौजूद होंगे तो मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि रेंजर्स के होते हुए इम्कान भी नहीं है कि ठप्पे लगे, क्योंकि रेंजर्स ने पिछले 2013 के इलेक्शन के अंदर सिर्फ वीडियोस लिए हैं। रेंजर्स ने अपने FIR काटे हैं, कम से कम 100 FIR काटे रेंजर्स ने, और कम से कम 30 वीडियो रेंजर्स ने खुद लिखे थे, मगर ये कि रोका नहीं उन्होंने, रोक नहीं सके। मुझे मैं कह रहा हूं कि जिसको लगाओ तो अथॉरिटी दो रोकने की। अलवी साहब की बातों पे ताज्जुब हो रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी है
और डिमांड अजीब सी है। इस्लामाबाद में डिमांड थी बंदूक के जोर पे वजारत उज़्मा की, कि वो उंगली का इंतजार था कि वजीर आज़म बनो। बात बड़ी दूर तक पहुंचेगी। आज नदीम भाई, अगर इस मौजू से हटेंगे तो बात बड़ी दूर तक पहुंचेगी। सर ये आप दोनों की आपस की बात है, आप आपस में मिले हुए थे उस वक्त, मैं कुछ नहीं कहता। उस जमाने में आप दोनों आपस में मिले हुए थे, मैं कुछ नहीं कहता। अगर इस मौजू से हटेंगे तो बात फिर बड़ी दूर तक जाएगी। मैं नहीं जाता दूर तक। हाँ जी, आप दोनों आपस में मिले हुए थे उस जमाने में। शर्जील साहब से पूछ रहे हैं। शर्जील साहब, लाइव दिखाने का बंदोबस्त कर दें, समा टीवी लाइव दिखाएगा सारे पोलिंग स्टेशन। नदीम साहब, आप इतनी बड़ी बात ना कर रहे हैं, क्योंकि समा टीवी के पास मैं नहीं समझता कि कोई 400-500 कैमराज होंगे। आप सीसीटीवी लगाएंगे, हम लाइव फीड ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं, आप शुरू करें। फिर आप हमें ज्यादा खर्चे में ना डालें, लेकिन एक बात बताऊं कि ओवरऑल इस इलेक्शन तो अगर 1 मिनट के लिए हट जाए, ना वसीम अख्तर साहब बुरा माने, ना आरिफ अलवी साहब, ओवरऑल इसके लिए बजट मखसूस होना चाहिए। पीपुल्स पार्टी ने एक अच्छा काम किया, जो वोटर लिस्टें हमने कंप्यूटराइज की नादरा के जरिए, उससे काफी हद तक हजारों जाली वोट जो हैं वो खारिज हुए। इसमें आपको अप्रिशिएट पीपुल्स पार्टी की दास गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जो दूसरा मैं बात करना चाह रहा हूं कि ओवरऑल इस इलेक्शन को 1 मिनट को साइड भी हम कर लें, ये इंतजाम करने चाहिए इलेक्शन कमीशन ने, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए फंडिंग करे पूरे पाकिस्तान में, जब भी जहां पे इलेक्शन हो उसके लिए जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फेयर एंड फ्री इलेक्शन बनाने के लिए, उसमें मैं नहीं समझता किसी को कोई एतराज होगा। और हमारी ये देरी ना हमारा मुतालबा है, हमारी डिमांड है कि इलेक्शन फ्री फेयर होने के लिए चाहे बायोमेट्रिक्स हो, सीसीटीवी कैमराज हो, और सर धांधली के लिए एक तरीके नहीं, धांधली के और भी बहुत सारे तरीके। नदीम साहब, ये आपने अच्छा किया है कि आपने उसको टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया है, वो बायोमेट्रिक को भी, और दूसरा जो सीसीटीवी कैमरा भी। आरिफ अलवी साहब, एक सवाल ये बता दें कि आपका जमात इस्लामी का इत्तेहाद जो है वो लगता है अब खटाई में पड़ गया है। अगर ट्रायंगुलर फाइट हुई तो ये मेरे साथ जो भाई बैठे हैं इनकी जमात जीत जाएगी वसीम साहब की। आप अकेले दोनों इकट्ठे हुए तो फिर हो सकता है मुकाबले की फिजा बेहतर हो। ये तगड़े हैं आपसे बड़े। एक चीज मैं आपसे जिक्र कर दूं कि बायोमेट्रिक्स के हवाले से इतना भी सिस्टम खराब नहीं है जितना वसीम अख्तर ठीक है, वो मुझे भी पता है, अच्छा सिस्टम है, नादरा का सारा शनाख्ती कार्ड उसी पे बनता है। मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें, जमात इस्लामी का 4 लाख, तो मेरी बात सुन लें, 4,15,000 IDPs का काम बायोमेट्रिक्स के जरिए हुआ। सारी ATMs बायोमेट्रिक्स के साथ कर रही हैं, मगर जो नहीं करना चाहते और नहीं मानना सारे ID कार्ड, पासपोर्ट इस पे बायोमेट्रिक पे चल रहा है। बायोमेट्रिक बहुत अच्छा सिस्टम है, इतना बुरा नहीं है। मुझे आप बता दें जमात इस्लामी और आप अब आ जाइए। देखिए, मैंने आज भी राब्ता करने की कोशिश की थी, नईमुर रहमान साहब हैं जमात इस्लामी के, उनसे मैं समझता हूं कि मुनासिब काम ये होगा कि वो हमारे एलाइज वहां पर हैं, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग। सर वो नहीं बिठा रहे, वो कहते हैं आप भी लड़े हम भी लड़ते हैं। अगर उनकी ये ख्वाहिश है तो होगा यही, फिर आप हार जाएंगे, बस ये होगा। अगर आपने सुना है यही ख्वाहिश है, यही ख्वाहिश है, देखिए उनकी यही ख्वाहिश है, नहीं हम फिर भी जीतेंगे। मैं समझता हूं कि ये मामला अब बदलने वाला है कराची के अंदर। वो बैठ जाएं तो अच्छा है, मेरी दरखास्त है उनसे बैठ जाएं, मेरी दरखास्त है कोई बातचीत हमसे कर लें। इससे पहले मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वो बैठ जाए, मैं कह रहा हूँ कि MMA का मतलब आप समझते हैं जमात इस्लामी और सारी जमातें। उसके बाद 2013 में PTI यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी, और जिस खौफ की बात करते हैं ना, 31,000 वोट भी पड़ा, खौफ नहीं था ना, आज है 31,000 वोट पड़ा है। आपको 140 पड़ा था, अब 140 पड़ जाएगा, तो हमारा कितना इजी होगा ना। सुन लें आप, अब 2013 के इलेक्शन में 12 बजे जमात इस्लामी ने बॉयकॉट करके सारे वोट PTI को डाले, तो 13 में PTI वर्सेस अकेला नहीं था, PTI और जमात इस्लामी थी वर्सेस MQM। और इंशाल्लाह अब ये मिल भी जाएं या जैसे भी इनका आपस का डील होती है वो करें, हमें तो कोई फिक्र नहीं आप है, अल्लाह का शुक्र हो। यस, आप जीते हुए, कोई टेंशन नहीं है। नो कोई 1,40,000 वोट पड़ जाएगा। हम तो चाह रहे वो हो मुनसिफाना इलेक्शन, कहानी बदल चुकी है, मुनसिफाना इलेक्शन हो, कंट्रोवर्शियल ना हो। एक लाइन में सिर्फ अलवी साहब, हमारी सबकी ख्वाहिश है मुनसिफाना इलेक्शन हो, मगर कहानी बदल चुकी है। बहुत सारी चीजें और आया हुई हैं, खुलकर आई हैं, MQM के हवाले से, भत्ते के हवाले से, बोरियों के हवाले से, लाशों के हवाले से, हथियारों के हवाले से, कहानी बदल चुकी है। तो कहानी में तो इनकी भी तो बदली है, टेलीविजन पे हमला, स्क्रीन पर आपने पार्लियामेंट पे हमला, और क्या देखना चाहते हैं? पार्लियामेंट पे हमला, इसरार देख ली, इसरार का मर्डर इनके जिम्मे आ रहा है। बड़ी लंबी कहानी है, कत्लो गारत गरीब PTI के खाते में नहीं आएगी। लॉस एंजलिस की कहानी अलग है, PTI के खाते में नहीं आएगी। लॉस एंजलिस की कहानी बल्दिया फायर के अंदर ये PTI के खाते में नहीं आएगा। ये वकीलों को आग लगाना ये PTI के खाते में नहीं आएगा। शर्जील मेमन साहब से भी एक लाइन ले लें। शर्जील मेमन साहब क्या पुरअमन 23 अप्रैल को इंतखाब का दिन होगा?
नदीम साहब, मेरी ख्वाहिश भी है, लेकिन मैं कहूंगा कि जिम्मेदारी MQM और PTI के ऊपर खास तौर पर इसलिए है कि दोनों पार्टियों की लीडरशिप पे ये फर्ज है कि अपने वर्कर्स को पुरअमन रहने के लिए कहें, और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस ने भी अपना होमवर्क किया है, रेंजर्स ने भी किया है। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हर हाल में इसको पुरअमन करें, और जिसने कानून हाथ में उठाने की कोशिश की तो कानून हरकत में जरूर आए। शर्जील मेमन साहब, आरिफ अलवी साहब, वसीम अख्तर साहब, बहुत आपका हमारे साथ रहने के लिए आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।